हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज 5 UGC नेट। हमने जो है प्रीवियस UPSC के वीडियो में हमने जो है हमारा जो है जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, उसमें हमने जो है 30 क्वेश्चन किए थे। ठीक, उसके बाद जो है मैं बोल रही थी कि इकोनॉमिक्स वाला हम सेशन करेंगे। इसमें आपको पता है कि 30 हमारे जो है GK से आएंगे और उसके बाद जो है 70 हमारे जो है इकोनॉमिक्स से आपके जो है कोर सब्जेक्ट से आएंगे। तो हम जो है आज इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है करने जा रहे हैं। ठीक, इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने GK वाले जो है करा दिए हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। देखिए, मैं आप लोगों को जो है इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं पूरे हिंदी में भी आपको अच्छे से समझा दूं। लैंग्वेज मैं यूज कर रही हूँ। तो आप जो है क्वेश्चन हिंदी में आप इधर से पढ़ लीजिएगा। ठीक, हमारा है फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 30 and 75. Also its coefficient of skewness is 0.6. The median of the frequency distribution is. तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल मीन होता है और सेकेंड क्वार्टाइल हमारा मीडियन होता है। ठीक, और थर्ड क्वार्टाइल हमारा जो है हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट क्वार्टाइल में डिफरेंस होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल में डिफरेंस, उसके बाद जो है हमारा क्वार्टाइल थर्ड में जो डिफरेंस होता है वो हमारा बराबर होता है। और वो जो होता है स्क्यूनेस, वो स्क्यूनेस की वैल्यू आती है, ये जो डिफरेंस होता है, और उसके बाद हमारा जो है मीडियन आता है। ठीक, तो हम यहाँ पे उस सारी चीज़ों पे नहीं जाएंगे, हम फार्मूला देखेंगे कि हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल और मीडियन और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में क्या रिलेशन है। देखिए, मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगी। तो जैसे जैसे मैं सॉल्व करते जा रही हूँ आप वैसे कीजिएगा। तो हमारा जो है स्क्यूनेस इक्वल्स टू होता है, यानी हमारा जो है SK इक्वल्स टू हमारा होता है Q3 + Q1। यानी आप जब रेंज निकालते हैं तो Q3 - Q1 करते हैं, लेकिन जब आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं तो ऊपर ऐड कर देंगे, नीचे जो है माइनस कर देंगे। ठीक, अब मीडियन दिया है तो हम यहाँ पे 2m यानी 2 मीडियन कर देंगे। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, ज़्यादा यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इसी में करेंगे, रेट से है, आप ये देखिएगा। तो Q3 की वैल्यू हमारी 75 दिया हुआ है, Q1 की वैल्यू हमारी 30 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारी 2 मीडियन की वैल्यू पूछा हुआ है, स्क्यूनेस की वैल्यू 0.6 दिया हुआ है। ठीक, अब नीचे हम जो है इसको जो है मिटाएंगे, मतलब ये Q3 - Q1 करेंगे तो 75 - 30 हो जाएगा। तो 0.6 = 75 + 30 हमारा हो जाएगा 105 - 2m, फिर हमारा हो जाएगा 75 - 30 हो जाएगा हमारा 45। ठीक, अब हमारा जो है हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो 0.6 × 45 = 105 - 2 मीडियन। ठीक, अब हमें जो है यहाँ से हम जो है इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.6 को 45 से, तो आपका आ जाएगा 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, 3 × 27, ये पॉइंट यहाँ पे तो ये कट जाएगा। ठीक, अब हमारा बचा 105 - 2 मीडियन। अब हम जो है मीडियन को इधर लेके आएंगे, 2 मीडियन को, और 27 को उधर भेजेंगे। तो 2 मीडियन इधर पॉजिटिव हो जाएगा 105, और ये -27 हो जाएगा। ठीक, अब 105 में से 27 घटाइए तो 15 में से 7 जाएगा, आ जाएगा 8 हमारा, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7। ठीक, अब हम मीडियन को यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 39। यानी हमारा जो है सेकेंड क्वार्टाइल जो कि मीडियन के बराबर होता है वो फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के बीच में होता है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 39। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया 31 का। अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिगार्डिंग टू द स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इट इज़ लार्जर दैन द हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में 2 लोगों ने दिया है,
एक हिग्स और दूसरा स्लट्सकी। दोनों का हम जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आने वाले कुछ मतलब 3-4 दिनों में हम जो है ये करेंगे स्लट्सकी और हिग्स का। उसके बाद हम जो है रियल नहीं बिजनेस साइकिल थ्योरी करने वाले हैं, ठीक। उसके बाद एक प्रॉफिट थ्योरी भी हम करेंगे। तो कुछ चीज़ों को हम जो है करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद है हमारा इट लीड्स टू अ डिमांड कर्व विच इज़ मोर इलास्टिक दैन द हिग्सियन डिमांड कर्व। तो ये भी हमारा इस केस में सही होता है कि हिग्सियन से जो है बड़ा होता है हमारा स्लट्सकी, ठीक। और ये भी सही है। कंजप्शन इज ऑन डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व। तो जब ये कंपनसेट करते हैं तो इंडिफरेंस कर्व को चेंज करते हैं, यानी जो नीचे से ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे जाते हैं। तो ये भी सही है। और इट इज़ गिवन बाय अ मूवमेंट अलोंग द सेम इंडिफरेंस कर्व, ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो है 32 का हमारा जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 33 का क्वेश्चन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। तो आपने जो है अभी मैंने आज ही एक वीडियो डाली है स्टैटिक्स से, होल स्टैटिक्स इन अ सिंगल वन लेसन। उसका एक वीडियो मैंने जो है 2 दिन पहले डाला था, जहाँ पे सारी स्टैटिक्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा पार्ट मैंने आज डाला हुआ है। उसका एक तीसरा पार्ट जो कि 5 से 10 मिनट का है वो बचा हुआ है, वो भी मैं बहुत जल्दी डालने वाली हूँ। तो उसमें जो है मैंने बताया हुआ है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो है मीन और वेरिएंस सेम होता है और बाइनोमियल का जो है डिफरेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट है ये हमारा इन एन इकोनॉमी। देखिए ये हमारा जो है पैरेटो ऑफ वेलफेयर क्राइटेरिया है हमारा। मैं बार आपको बता चुकी हूँ कि इसके 3 कंडीशन होते हैं, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इन एन इकोनॉमी ऑफ 2 इंडिविजुअल्स ए एंड बी एंड 2 कमोडिटी एक्स एंड वाई, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन एक्सचेंज ऑकर। तो ये हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा, ये हमारा प्रोडक्शन से हो जाएगा और ये हमारा जो है कंज्यूमर से हो जाएगा। और दोनों का मिक्स पूछा है तो इसलिए हम दोनों यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अगर ये MRT के साथ अगर आपको यहाँ पे लिख दे MRPT, MRT के अलावा या MRT की जगह आपको MRPT दिखे तो आप घबराइएगा नहीं। सेम होता है मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों जो है सेम होता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 35, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर अ मोनोपोलिस्ट परचेजिंग इनपुट इन अ कम्पिटिटिव मार्केट एट प्राइस SV। तो आप जो है प्राइस को जो P एज्यूम करते हैं, आप प्राइस को जो है SV जो है एज्यूम किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है SV इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ V, जो भी प्रोडक्ट है, ठीक। वेयर MPV इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट, देखिए है वेरिएबल इनपुट का है। फिर हमारा है SV इक्वल्स टू MRPV वेयर MRP इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट। फिर SV है हमारा जो है MRP डिवाइडेड बाय MPF यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिक्स्ड इनपुट है, ठीक। फिर उसके बाद है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे है हमारा SV इक्वल्स टू MRP MRPV डिवाइडेड बाय MRPF, यानी फिक्स कैपिटल का प्राइस और ऊपर जो है वेरिएबल कैपिटल का प्राइस, ठीक। तो यहाँ पे जो है आपको मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन थोड़ा बहुत जो है, मैं ये नहीं बोलती, लेकिन हाँ वो मोनोपॉली की तरह होते हैं। तो वो जो है मार्जिनल रेवेन्यू आप प्रोडक्ट को जो है उस पे जो है वो प्राइसेज लेते हैं, या आप बोल देंगे P इज़ ग्रेटर देन MR भी होता है, या अगर उतना नहीं होता तो P इक्वल्स टू आपका MRPV होता है, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा देखिए ये स्टैटिक्स का है, मैंने ये भी कराया है अपने स्टैटिक्स वाले पोर्शन में काई स्क्वायर टेस्ट में। काई स्क्वायर टेस्ट को हम जो है टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट भी बोलते हैं, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हैं। तो होमोजेनिटी ऑफ 3 और मोर पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन बी टेस्ट बाय काई स्क्वायर टेस्ट। ये अगेन मैथमेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आउट ऑफ 128 फैमिली विद 4 चिल्ड्रेन ईच हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। यानी 128 परिवारों में से जिनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं, कितने परिवारों में कम से कम एक लड़का और एक लड़की होने की प्रायिकता है, ठीक। तो देखिए
यहाँ पे दिया हुआ है आउट ऑफ 128 फैमिली 4 चिल्ड्रेन ईच, यानी हर फैमिली के पास 4 बच्चे हैं। ठीक, ये आपका हो गया, यानी हर फैमिली के पास जो है 4 बच्चे हैं। अब यहाँ पे दिया है हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक, यानी कि 4 बच्चे में से हो सकता हो कि चारों लड़के हो। ठीक, पहला केस ये हो जाएगा हमारा। दूसरा केस होगा 3 लड़का 1 लड़की। ठीक, दूसरा केस होगा हमारा 2 लड़का 2 लड़की। एक केस होगा हमारा 1 लड़का और 3 लड़की। ठीक, ये हमारा एक केस बन गया। ठीक, और ये भी केस हो सकता है हमारा। अब लड़की केस में देखेंगे तो हमारा एक केस क्या बनेगा कि अगर चारों लड़की हो हमारी, ठीक, 3 लड़की हो 1 लड़का हो, जो कि यहाँ से यही चीज़ हमने देखी है। यहाँ पे 1 लड़की 1 लड़का 3 लड़की, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे अगर 4 लड़का है तो 0 लड़की आई। ठीक, और यहाँ पे जो है 2 लड़का आ गया। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जो है 4 लड़का तो मतलब लड़की हुई नहीं, 3 लड़का 1 लड़की, 2 लड़का 2 लड़की, 1 लड़का 3 लड़की। अब यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि 4 लड़का 4 लड़की, फिर यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं हम कि 3 लड़की 1 लड़का। ठीक, फिर उसके बाद एज्यूम कर रहे हैं 2 लड़का 2 लड़की। अब उसके बाद एज्यूम कर रहे हैं 1 लड़का 2 लड़की। यानी अगर आप ये प्रोबेबिलिटी बनाएंगे इस तरीके का तो आपका 8 आ जाएगा। आपका जैसे कि अगर आप ये जो है प्रोबेबिलिटी बनाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, आप इस तरीके से समझिए, हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं 4C1, 4 लड़के हैं, उनमें से जो है आपको 1 लड़की चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 4C1। ठीक, इतना हो गया आपका। तो अब जब 4C1 कैसे सॉल्व करते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 यानी 3 फैक्टोरियल, NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल। देखिए अगर आप जो है मेरे साथ पेन से पेन मतलब लिखते हुए चलेंगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा, ऐसे वरना समझ में नहीं आएगा और इस तरह के सवाल पूछते हैं। आगे भी एक ऐसा ही सवाल है कॉम्बिनेशन पे। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई अगेन सेम चीज़ वही हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी इसकी वैल्यू भी होएगी। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 एक की आ गई। ठीक, और दूसरा आपका बाकी है तो उसकी भी वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से 4 इक्वल्स टू 4 यानी 16 आ गया हमारा। यानी हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया है आउट ऑफ 128 विथ 4 चिल्ड्रेन ईच, तो 4 बच्चे हैं, उनमें से 1 बच्चा और 4 बच्चे होने की जो है प्रोबेबिलिटी आपकी 16 हो गई। ठीक, लेकिन अब इसने बोला कि इसलिए हम इसको जो है ये 16 हो गया, इसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब क्योंकि ये 4 पूरा हमारी प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको बताई ना कि 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, फिर 4 लड़की होगी या फिर 3 लड़की होगी, फिर 2 लड़की होगी, 1 लड़की, इस तरीके से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 16 हो गई। अब 16 होने के बाद यहाँ पे एक दिया है कि या तो 1 लड़की की प्रोबेबिलिटी और 1 लड़के की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने क्या बताया था, 4 3 2 1, फिर 1 2 3 4। यहाँ पे जो है 1 लड़का और 3 लड़की थी, और यहाँ पे जो है 1 लड़की और 3 लड़का था। यानी ऐसी 2 प्रोबेबिलिटी है हमारी, एक ये हो गई, एक ये। ठीक, तो हमारा 2 हो गया, 2 हो गया। तो 16 में से 14 गया बचा, 16 में से 2 गया। टोटल प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी करेंगे ना, तो 16 में से 2 गया तो आ गया 14, 14/16। इसको कट करेंगे तो आएगा 7/8। अब इसको 7/8 आपका आ गया ये प्रोबेबिलिटी कि ये एक लड़का और 1 लड़की होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ये आपका पूछा है 128 फैमिली में से, तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 यहाँ पे आ जाएगा 8 एकन्ने 8, 8 छंग 48, 16, 16 सत्ते 112। देखिए आप पेन कापी से यूज करेंगे तो आपको काफ़ी इजी लगेगा। ठीक,
और दूसरा है, अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको और भी आगे जो है बेहतरीन वीडियो मिलने वाले हैं, ठीक, इससे रिलेटेड, जिससे आपको जो है प्रिपरेशन हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38। एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर विटनेस्ड इन अ। तो एक्सटर्नल इकोनॉमी जो होती है वो हमारे जो है प्रॉफिट को जो है इंक्रीज करती है। एक्सटर्नल इकोनॉमी से हमारे जो है प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होता है, तो ये हमारी राइजिंग सप्लाई कर्व पे जो है विटनेस की जाती है, ठीक। नेक्स्ट हमारा देखिए कॉप डगलस, इनका फेवरेट है कॉप डगलस और CES। इन कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल्स टू A L के पावर अल्फ़ा K के पावर बीटा, देयर विल बी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इफ़। तो इंक्रीजिंग रिटर्न कब होगा? जब हमारा A अल्फ़ा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 होगा, और ये निगेटिव यानी कि हमारा जो है डिक्रीजिंग रिटर्न होगा, और ये जो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, क्वाजी रेंट इज इक्वल्स टू, और आभास लगान बराबर है। तो ये हमारा जो है प्राइस इक्वल्स टू जो हमारा होता, सॉरी, प्रॉफिट इक्वल्स टू हमारा जो है माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम जो है हटा देते हैं, उस पे होता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा देखिए कॉम्बिनेशन का, फिर से ये क्वेश्चन आपका आया। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक, from a bag containing 5 white and 7 black ball. What is the probability that they would be of different color? एक थैला जिसमें 5 सफ़ेद और 7 काली गेंदें हैं, में से यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती हैं। इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि दोनों गेंदें अलग अलग रंगों की हैं? फर्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे पहले है कि आपका बॉल कितना है, 7 5 12, 12 में से कितने बॉल निकाले जा रहे हैं? 12 में से 2 बॉल निकाले जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक। 12C2 की वैल्यू हम निकालते हैं, और ऊपर जानते हैं क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वुड बी डिफरेंट कलर, यानी हमें 2 बॉल निकालनी है, तो एक हम वाइट में से निकालेंगे 5C1 प्लस 7C1, ये हमारी वैल्यू होगी। अब हम जो है अलग अलग सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसकी आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो ये 5C1 की वैल्यू आपकी क्या होगी? 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, फिर 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, और 5 ये फैक्टोरियल को हटाने के लिए क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, और हटाना है तो फिर आप जो है एक एक कम करते जाइए, फैक्टोरियल शिफ्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अब 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। उसी तरह 7C1 की करेंगे तो आएगा 7 फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 जब आप शिफ्ट करते जाएंगे। तो 5 प्लस 7 ऊपर आएगा। अब हम 12C2 की कर लेते हैं, तो आएगा 12 फैक्टोरियल को हम डायरेक्टली हटा देते हैं, तो 11 फैक्टोरियल, फिर 10 फैक्टोरियल तक हम हटाएंगे, ठीक, जिससे यहाँ पे कट जाए। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, फिर 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 छक्के 12, 11 छक्का 66, यानी हमारा ऊपर आया है 5 प्लस 7, नीचे आया है हमारा 66, यानी हमारा हो गया 12/66, ये यानी 12 डिवाइडेड बाई 66, ये हमारी जो है वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको कहीं पे भी ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने डाउट्स को जो है क्लियर कीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 42। इफ़ द प्राइस कंजप्शन कर्व इज हॉरिजॉन्टल फॉर अ कमोडिटी एट ऑल रिलेवेंट प्राइसेस, देन द डिमांड कर्व फॉर दिस कमोडिटी इज। देखिए ये कह रहा है, ये हमारी इस तरीके से है और हॉरिजॉन्टल है, ये PCC हमारी जो है हॉरिजॉन्टल है। प्राइस PCC क्या बताती है कि एट दिस लेवल ऑफ प्राइस जो है हमारी कंजप्शन जो है इंक्रीज हो रही है, यानी कि हमारे प्राइस जो है कि प्राइस के जो है इंक्रीज होने पे या डिक्रीज होने पे हमारी कंजप्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसकी जो है ये बता रही है। और एक्सपेंडिचर लेवल वही सेम रहता है हमारा,
आपने प्राइस इफेक्ट पढ़ा होगा। प्राइस इफेक्ट में क्या होता है कि हमारा जो है गुड के प्राइसेज जो है सेम रहते हैं, गुड के कंज्यूमर का जो है इनकम सेम रहता है और उसके प्राइसेज के अप डाउन होने से उसके डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमारा पीसीसी बताता है। ठीक, प्राइस कंजप्शन कर्व, उसी को हम मिला देते हैं तो ये हो जाता है। तो जब हमारा यहाँ पे बता रहा है पीसीसी जो है हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप हमारा 0 है, यानी कि इस लेवल पे प्राइस पे हमारा जो है कंजप्शन जो है इंक्रीज हो रहा है और फिर हमारा कंजप्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इनकम लेवल यानी एक्सपेंडिचर यानी हमारा जो है सेम है, यानी प्राइसेज डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन कंजप्शन जो है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारा जो है इनकम जो खर्च कर रहा है वो सेम है, यानी नॉमिनल इनकम सेम है, हमारा जो है रियल इनकम इंक्रीज हो रहा है। रियल इनकम क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि प्राइसेज डिक्रीज हो रहा है। तो कर्व किस तरीके से बनेगा? आपका कर्व हमारा बनेगा इस तरीके से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। ठीक, अब जब ये हमारा डिमांड कर्व है तो यहाँ पे जो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? तो 1 होगा। ठीक, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा 1 होगा। तो ये हमारा जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ध्यान दीजिएगा बहुत लोग गलत कर जाएंगे 0.6, क्योंकि मैंने भी अचानक से पढ़ा तो मुझे लगा कि 0.6 आंसर होगा, बट फिर मैंने देखा इफ़ अनएक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन दूसरा होता है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन जो है 1 माइनस, देखिए एक्सप्लेन्ड वेरिएशन इक्वल्स टू क्या होता है? 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ठीक, यानी जो वो वेरिएशन जिसको हम एक्सप्लेन नहीं करते, तो इन दोनों को मिला करके हमारा जो है इक्वल्स टू 1 होता है। तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन यानी TSS अपन ESS प्लस RSS अपन ESS इक्वल्स टू BSS, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे 1 माइनस 0.36 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हटेगा तो आएगा 0.64, और जब 0.64 आएगा तो उसका अंडर रूट हम करेंगे, स्क्वायर अंडर रूट, तो आएगा 0.8। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इसका जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा जो होगा 0.8 होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। वीडियो ऑलरेडी जो है 20 मिनट्स की हो चुकी है, तो हम जो है 50 क्वेश्चन पे इसको रोक देंगे। द एंजल कर्व फॉर अ गिफिन गुड इज गिफिन फूड, सॉरी, द एंजल कर्व फॉर अ गिफिन फूड, या हाँ गिफिन फूड के लिए जो है ये निगेटिवली होती है। गिफिन गुड आप बोल सकते हैं कि गिफिन फूड आप बोल सकते हैं जैसे इन्फीरियर गुड, उसके लिए तो ये निगेटिवली स्लोप्ड होती है हमारी। और गिफिन गुड के लिए अगर गिफिन गुड बोल रहा है तो अगर स्टेटस के लिए है तो वो हमारी पॉजिटिवली स्लोप होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, तो ये हमारा जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और AR/MR से रिलेटेड है, तो इसका फार्मूला होता है, आपको ना आएगा कभी तो इसी फार्मूले में रख लीजिए, आपको सारा आंसर मिल जाएगा। E इक्वल्स टू AR अपॉन AR माइनस MR, तो इसने फर्स्ट दिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी, ये हमारी यूनिटी होगी व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज 0। तो अगर हमारा MR यहाँ पे 0 हो जाएगा तो AR डिवाइडेड बाई AR कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही है। दूसरा है ED इज़ ग्रेटर देन 1 व्हेन MR इज़ पॉजिटिव, यानी अगर हमारी MR इज़ पॉजिटिव है, यानी कि हमारी अगर समझिए AR की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0.5 है, तो हमारा जो है E इज़ ग्रेटर देन 1 होगा ही, क्योंकि अगर ये 1 है और फिर 1 माइनस 0.5 घटाएंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 0.5 कितना आएगा? ये 2 आएगा, यानी ED इज़ ग्रेटर देन 1 आ गया। तीसरा है हमारा कंडीशन कि ED बेलोजदार, यानी ED हमारी जो है इन इलास्टिक होती है और जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है निगेटिव होता है। ठीक, तो जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है निगेटिव होता है, यानी MR की वैल्यू जो है निगेटिव में दी हुई होती है। ठीक, इस तरीके से MR की वैल्यू निगेटिव में दी हुई होती है, यानी अगर आपका यहाँ पे MR इक्वल्स टू -1 है, ठीक, MR इक्वल्स टू -1 है और आपका AR 1 है। ठीक, तो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 और ये माइनस है और -1 ये, यानी ये +1 हो जाएगा। 1/2 की वैल्यू 0.5 और जो यूनिटरी 1 से जो है 1 से जो है कम होती जाती है तो वो जो है इनइलास्टिक डिमांड होती जाती है। ठीक, तो यहाँ पे जो है C भी सही है, बट
यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दिया है, ईडी इज हाईली इलास्टिक इन द रेंज ऑफ पॉजिटिव एवरेज रेवेन्यू, तो ये जो है एमआर पे डिपेंड करती है, न कि एआर पे। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच दी फॉलोइंग से 46, मैच दी फॉलोइंग, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड with list second and select the correct answer by using the quotes given below। ठीक, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये यूजीसी नेट का में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो है डायनामिक आपका जेबी क्लार्क ने दिया हुआ है। ठीक, इनोवेशन सुम्पीटर ने दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी हमारा जो है नाइट ने दिया हुआ है। ठीक, और रिस्क हमारा जो है हॉले ने दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 47, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन कंजप्शन फंक्शन इंटरसेप्ट द वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पे जो है जब ये इस तरीके से होता है कंजप्शन फंक्शन, तो यहाँ पे एमपीसी जो है आपकी कांस्टेंट होती है, यानी स्लोप हमारा जो है 0 होता है। ठीक, एमपीसी हमारी जो है यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। और इस पॉइंट पे हमारा जब ये इस तरीके से कट करता है इसको, तो इस पे जो है हमारी एपीसी जो है यहाँ से जो है आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे एपीसी हमारा जो है, यहाँ पे एपीसी जो है डिक्रीजिंग होती है और यहाँ पे एपीसी 0 होती है। एपीसी इक्वल्स टू एमपीसी, यहाँ पे एपीसी डिक्रीजिंग होती है, यहाँ पे एपीसी इंक्रीजिंग होती है। तो यहाँ पे जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द एमपीसी इज कांस्टेंट एंड एपीसी फॉल्स इज द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेज। और यहाँ पे यहाँ पे इनकम लगाते हैं, यहाँ पे एमपीसी लगाते हैं, कंजप्शन फंक्शन लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 48, वर्टिकल स्लोप ऑफ फिलिप्स कर्व इम्प्लाइज दैट स्टेबलाइजेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज। तो जब आपको पता है ये फिलिप्स कर्व है, यानी ये हमारी जो है मॉनेटरी पॉलिसी को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, यानी क्योंकि फिलिप्स कर्व में आपका ये जो है एलएम जो है मॉनेटरी पॉलिसी को दिखाता है। ठीक, और ये जो है हमारा जो है यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो है इफ़ेक्टिव होती है, तो इसलिए जो है यहाँ पे स्टेबलाइजेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी यूज करती है, फिजिकल, तो वो जो है इनइफेक्टिव होती है। नेक्स्ट है हमारा 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक, ये 48 हो गया हमारा, इसका ए है। ठीक, 49 मैं सोच रही हूँ, देखिए ये यहाँ पे एनडीपी डीपी का है। देखिए जीडीपी और जीडीपी के डिफिनेशन में सबको बहुत प्रॉब्लम होती है उसके फार्मूले से रिलेटेड, चाहे वो जीडीपी एफसी फार्मूला हो, जीडीपी एनपी हो, एनएनपी हो, फिर फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस हो, तो मैं उसका जो है अलग से वीडियो बनाऊँगी। यहाँ पे हम जो देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो है 49 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स। अगर आपने जो है कंजप्शन फंक्शन पढ़ा होगा तो वहाँ पे जो है मैंने बार बार बताया वाईडी जो है डिस्पोजेबल इनकम होती है, जो कि इनकम माइनस पर्सनल टैक्स होती है। देखिए मैं जो जीडीपी वाला पोर्शन कराऊंगी वो आप करेंगे तो आपको ये फार्मूला जो है रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आप पूरा का पूरा ये इस तरीके से कर जाएंगे आसानी से, काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको जो है समझा दूंगी। उसके बाद जो है आपको भूलेगा नहीं। तो एक बार ज़रूर आप जो है वो वीडियो देखिएगा, मैं बनाऊंगी जल्दी ही, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू ये हमारा सही है। दूसरा क्या है, नेशनल इनकम जो है हम एनएनपी पे मेजर करते हैं, तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक, तो इसमें जो है जब मार्केट प्राइस में हम जो है मेजर करते हैं तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, यानी कि पहले जो है ये हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम जो है नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। और एनएनपी एफसी का फार्मूला यहाँ पे डायरेक्टली दिया नहीं हुआ है कि एनएनपी एफसी आप डायरेक्ट टिक कर दें, तो यहाँ पे जो है इसने मार्केट प्राइस में दिया है। तो जब एनएनपी एफसी यानी कि जो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो फैक्टर कॉस्ट होती है, यानी कि जो
जैसे कि अगर पेन है तो उसमें जो है स्याही, इंक है और जो भी है उसके प्लास्टिक जितने भी होते हैं वो फैक्टर में आ जाएंगे। अब फैक्टर कॉस्ट में हमारा जो है जैसे कि जीएसटी इंक्लूड हो जाता है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, तो वो इंक्लूड होगा। ठीक, उसमें से फिर माइनस सब्सिडी कट करते हैं, तब जा कर के हमारा वो मार्केट प्राइस बनता है। ठीक, तो जब मार्केट प्राइस की बात आती है तो अगर हमें मार्केट प्राइस से जो है फैक्टर, हमने जो है ये भी बताया फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, अब हमें जो है मार्केट प्राइस से जो है फैक्टर कॉस्ट में रिवर्स जाना है तो आपका क्या हो जाएगा, जो इनडायरेक्ट टैक्स हमने जो है यहाँ पे जोड़ा है वो माइनस हो जाएगा, जो सब्सिडी घटाई है वो प्लस हो जाएगी। देखिए ये जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे बताने में आधे घंटे ख़त्म हो जाएंगे, तो जो है मैं वीडियो मैं बनाऊंगी कम से कम 20 मिनट का होगा, लेकिन उसके बाद आपको जो है जीडीपी और ये सारी चीज़ें कभी भी भूलेंगी नहीं। आप एक बार ज़रूर देखिएगा और आपको न समझ में आए तो आप डिसलाइक करके चले जाइएगा। ठीक, लेकिन मैं बहुत जल्द उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर मैंने अभी बताया कि फैक्टर कॉस्ट से कैसे हम जो है रिवर्स जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है एनडीपी से एनएनपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम नेट जो है नेशनल प्रोडक्ट तक कैसे पहुँचते हैं। तो जब डोमेस्टिक में हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हम ऐड करते हैं तब हमारा जो है हम नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये डी वाला पोर्शन से एनएनपी तक कैसे पहुंचने के लिए हमें जो है तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो यहाँ पे नेशनल माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कर देंगे। ठीक, यहाँ पे जो है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। ठीक, यहाँ पे जो है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा जो है गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने बताया है एनडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब अगर आपको यहाँ पे पूछा है एनडीपी का फार्मूला, तो यहाँ पे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड होगा, तब ये सही होगा। यहाँ पे जो है इन्होंने साइन जो है गलत दे दिया है। ठीक, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। और यहाँ पे एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस दोनों सेम है, बट यहाँ पे एनएनपी और जीएनपी में क्या अंतर हो सकता है, आपको फार्मूला पूछा है एनएनपी और जीएनपी या जो है हमारा एनडीपी टू जो है जीडीपी। तो इसमें जो है डिप्रिसिएशन का होता है, जब हमारा जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब हम जीएनपी में से जब हमें एनएनपी की तरफ जाना होता है नेशनल प्रोडक्ट, तो हम डिप्रिसिएशन यानी जो ह्रास होता है उसको हटा देते हैं, तो हम जो है एनएनपी तक पहुंचते हैं। तो ये जो है डी सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, वही गलत है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 50 जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विच पॉलिसी इज कंसिडर्ड द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसी बाय कीन्सियन इकोनॉमिक्स। तो देखिए कीन्सियन इकोनॉमिक्स ने जो है गवर्नमेंट के रोल पे ज़्यादा फोकस किया था और वो मानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी इनइफेक्टिव होती है। अगर आपने लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है और फिजिकल पॉलिसी हमारी जो है इफ़ेक्टिव होती है। तो आज के वीडियो में बस हमारा इतना ही। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कहीं भी कोई भी थोड़ा सा भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।